गुड मॉर्निंग। 4 तारीख को एनडीए का एग्ज़ाम है आप लोगों का, 4 सितंबर को। तो आज से लगभग 150 से 200 के बीच क्वेश्चन डालेंगे। उस क्वेश्चन को काफ़ी सीरियसली देख लेना है अकॉर्डिंग टू सिलेबस ऑफ एनडीए एंड एनए। दोनों के रिस्पेक्ट में मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन दें जो आप लोगों के लिए काफ़ी फ्रूटफुल हो। मैंने अग्निवीर में भी क्वेश्चन डाला था और उस अग्निवीर में कंडीशन ये था कि उसमें हमने लगभग 100-125 क्वेश्चन डाला था। तो उसमें मैंने देखा कि लगभग 9 से 10 क्वेश्चन ऐसे थे जो कि डायरेक्ट पूछा गया था और क्वालिफाइंग 8 था अग्निवीर में। और डिट्टो क्वेश्चन जो था, जो कंप्लीट जो मैंने यहाँ पे बोर्ड पे दिया था, उसमें से 9 से 10 क्वेश्चन डिट्टो मिला था। तो कम्प्लीटली डिपेंड्स अपॉन एक्सपीरियंस। तो इसमें पूरी तरह आज भी हम फिर स्टार्ट कर रहे हैं। आज 27 है, तो 27 से लेके 3 तक मैक्सिमम कोशिश रहेगी कि हम 200 के आसपास क्वेश्चन आपको दे दें। केवल करना क्या है और कि आपको रेगुलर देखना है और कंप्लीट देंगे। हम इसको लगातार देते रहेंगे। अभी आज से लेके 3 तक कंटिन्यू देंगे, 7 से 8 दिन। और इसको सीरियस होकर के देखना है। हो सकता है कि एक दिन में आपको 2 वीडियो भी जा सकता है। एक तो कंफर्म है, तो हम डालते रहेंगे। और आज से स्टार्ट करते हैं। और जितने प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन हैं, जो क्वेश्चन आया हुआ है एनडीए में, उसको इंक्लूड करते हुए उसके आधार पे और जितने भी क्वेश्चंस आते हैं, जिस ढंग का अप्रोच है क्वेश्चन का एनडीए का, उस अप्रोच को हम लोग फॉलो करेंगे। और मेरे साथ साथ आप लोग भी साथ दीजिए। और उस हिसाब से यदि उसको हम पढ़ लेते हैं तो हम ऐसी आशा करते हैं कि कन्फर्मली आप अच्छा करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं यूनिट ऑफ डायमेंशन को। उसमें कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्या पैटर्न होता है, आज स्टार्ट उसको करते हैं। क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे यूनिट एंड डायमेंशन से रिलेटेड जो क्वेश्चन आता है, या यूनिट एंड मेजरमेंट की बात करते हैं, तो इससे जो क्वेश्चन आता है, इसमें 2 टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, यूनिट एंड मेजरमेंट। डायमेंशन बेस्ड क्वेश्चन डायरेक्ट होता है, या फिर एप्लीकेशन टाइप क्वेश्चन, इंफॉर्मेटिव क्वेश्चंस, जो इन्फॉर्मेशंस होते हैं कि डायरेक्ट आपको वैल्यू पूछ दिया जाता है। अभी तक का जो एनडीए का रिकॉर्ड है, एक क्वेश्चन बड़ा कॉमन उसका होता है, या तो डायरेक्ट डायमेंशन पूछेगा या पूछ देगा कि निम्नलिखित में से किस फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन सेम है। विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटीज हैव सेम डायमेंशन। किस फिजिकल क्वांटिटी का सेम डायमेंशन है, ये पूछा जाता है। तो हम यहाँ स्टार्ट करते हैं। 22 में ये जो एग्ज़ाम हुआ आपका एनडीए का 22 का एग्ज़ाम, इसका पिछला जो एग्ज़ाम हुआ था अप्रैल मंथ का, तो उसमें ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन पूछा गया। कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे हैं, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के साथ साथ कुछ एडिशनल भी हम बता दे रहे हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले क्वेश्चन 1 आज से काउंट करना शुरू करना। क्वेश्चन लगभग 200 के आसपास हम टच करेंगे। तो देख लो यार, तो मान लो क्वेश्चन से ही हम चलते हैं, इसी के साथ हम कंसेप्ट भी देंगे। क्वेश्चन जैसे क्या था कि डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, डायरेक्ट पूछा हुआ है। 22 का क्वेश्चन है, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशनल, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो इसका जो हमारा है, ये तो सीधी सी बात है, सारे बच्चों को आता होगा, लेकिन तो पर भी हम एक गेसिंग पार्ट है तो हम दे रहे हैं। F बराबर हमारा क्या होता है, ये होता है Gm1m2/r²। पता होगा आपको, ये हमारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। तो G की बात करेंगे तो हमारा होगा Fr²/m1m2। सीधी सी बात है कि हम फोर्स का डायमेंशन लिख लेते हैं यहाँ। तो फोर्स का डायमेंशन हमारा क्या होगा, ये होगा mL/t-2। और ये डिस्टेंस है, चूँकि ये 2 पॉइंट मास के बीच का डिस्टेंस हमारा है, m1 m2 हमारा है। तो ये डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस है r²। तो इसको आप क्या लिखेंगे, इसको हम l² लिखेंगे। मास है तो m गुना m लिख देते हैं और इसको कैंसिल कर दो। हमारा हो गया m ऊपर जाएगा -1, l गुना l² कर दो, l³ हो गया t-2। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, तो m-1 l³ t-2 होता है। ठीक है, तो इसके रेस्पेक्ट में
इसके इंक्लूडिंग जो इम्पोर्टेंट है उसको डाल रहे हैं। या फिर दूसरा क्वेश्चन फिर दे रहे हैं इसी में, क्वेश्चन नंबर 2 कि डायमेंशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, काफ़ी इम्पोर्टेंट, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, डायमेंशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की बात कर रहे हैं। तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी में आप क्या लिखेंगे? तो यहाँ पे सबसे पहले कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को हम लोग ईटा से डिनोट करते हैं। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इसको हम लोग सीधा फॉर्मूला लिखाते हैं कि F बराबर ईटा A dV/dx, ये फार्मूला होता है, याद रखना यहाँ पे ये फार्मूला होता है। dV/dx वेलोसिटी और डिस्टेंस, एरिया है, ये कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है। यदि कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को आगे लेके जाते हैं तो F/A dV/dx हमारा फॉर्मेट होता है। तो अब सीधा सा कुछ मत करो, सीधा F का लिख लो डायमेंशन। F का डायमेंशन लिखो तो F का डायमेंशन क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा MLT-2। फिर हम एरिया की बात करेंगे। ए क्या है यहाँ पे, ए एरिया है, एरिया का मीटर स्क्वायर है, दैट मीन्स क्या, L²। dV/dx अलग से लिखते हैं इसको dV/dx। तो dV तुम्हारा क्या है, ये वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड दैट इज LT-1। dx है तो L करो, L कैंसिल कर दो, इसका कितना हो गया, T-1 हो गया। यहाँ पे हम T-1 डाल देते हैं, L से इसको कैंसिल करो। नेक्स्ट हम स्टेप ले रहे हैं, ये हमारा हो गया ML, ऊपर लेके जाओ L-1, T-2 + 1 कर दो T-1, और ये हमारा हो गया कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का ML-1 T-1। नोट कर दो इसको। दो पार्ट यहाँ पे तुम्हारा आया। पहला आया कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन मैंने बताया, फिर देखा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का। एडिशनल एक और जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है उसको भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम लोग रेफर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें क्वेश्चन नंबर 3 की बात आ रही है। तो इसमें सीधा सा एक क्वेश्चन तुमको देता है, जनरली क्वेश्चन देता है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटीज हैव सेम डायमेंशन, निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि का डायमेंशन सेम है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटीज हैव सेम डायमेंशन। यहाँ पे क्वेश्चन हम दे रहे हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटीज, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटीज हैव सेम डायमेंशन, क्वांटिटीज हैव सेम डायमेंशन। निम्नलिखित में से किस फिजिकल क्वांटिटी का सेम डायमेंशंस। अब देखो किस भौतिक राशि का डायमेंशन सेम है। तो सबसे पहला यहाँ पे दिया हुआ तुम्हारा फ्रीक्वेंसी दिया गया है, और एक एंगुलर मोमेंटम दिया हुआ है, एंगुलर मोमेंटम दिया हुआ है। अब देखना यहाँ पे इस टाइप का क्वेश्चन आता है, इस नेचर का क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर नेक्स्ट हम लोग दे रहे हैं कि एंगुलर मोमेंटम एनडीए का क्वेश्चन टाइप का ये, और यहाँ पे दे रहे हैं वेलोसिटी, ठीक है। तीसरा दे रहे हैं हम लोग सी नंबर फ्रीक्वेंसी, तीसरा दे रहे हैं फ्रीक्वेंसी। फिर दे रहे हैं यहाँ पे वेलोसिटी ग्रेडियंट दैट इज़ वेग प्रवणता, वेलोसिटी ग्रेडियंट दैट इज़, इसको क्या बोलते हैं, वेग प्रवणता हिंदी में कहते हैं। और फिर चौथा दे रहा है तुमको कि रेसिस्टेंस, और फिर दे रहा है तुमको इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इस टाइप का तुमको क्वेश्चन देगा कि निम्नलिखित में से किसका डायमेंशन सेम है। पहले अब जब तक हम डायमेंशन को नहीं जानेंगे तो ऐसे क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते हम। सबसे पहले फ्रीक्वेंसी और एंगुलर मोमेंटम है, तो इसको पहले जानना पड़ेगा। फ्रीक्वेंसी तो नॉन है तुम्हारा, ये तो सारे बच्चे शायद जानते होंगे, T-1 होता है, ये पता है, 1/T होता है। इसको चलो एंगुलर मोमेंटम की पहला को डिस्क्राइब हम करें, इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। एंगुलर मोमेंटम को L कहते हैं, इस एंगुलर मोमेंटम को L कहते हैं तो RP होता है, RP sin थीटा होता है। क्या होता है, RP, R डिस्टेंस है, इसको हम क्या लिखेंगे, मीटर लिखेंगे।
ये एम भी है, इसको एम भी लिख देंगे। इसका कोई डायमेंशन नहीं होता है, कोई डायमेंशन। ये हमारा डिस्टेंस है, इसको मीटर लिखते हैं। ये मास है हमारा, याद रखना मास। ये क्या है हमारा, ये हमारा मास है। और ये डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस को सीधा तुम डायरेक्ट हम एल ही लिख देते हैं। ये एंगुलर मोमेंटम है, तो ये हमारा हो जाएगा एल है, तो एल देखना ध्यान से। एक चीज़ और, ये आर क्या है, डिस्टेंस है। आर क्या है, डिस्टेंस है। पी क्या होता है, एम भी होता है। साइन थीटा का कोई डायमेंशन नहीं होता, छोड़ दो उसको। डिस्टेंस को एल लिखते हैं। ये मास है, तो मास को एम लिखो। वेलोसिटी है गुना LT-1 लिख दो, तो हमारा क्या होगा, एम एल स्क्वायर T-1। तो इसका T-1 है, एम एल स्क्वायर, तो नहीं होगा, ये पहला हमारा नहीं होगा। क्लियर है। दूसरा चलो, फिर एंगुलर मोमेंटम वेलोसिटी। एंगुलर मोमेंटम तुम देख रहे हो, वेलोसिटी LT-1 होता है, तो ये भी नहीं होगा। तीसरा देखो फ्रीक्वेंसी, सी नंबर देखो फ्रीक्वेंसी है, तो फ्रीक्वेंसी का T-1 होता है। वेलोसिटी ग्रेडियंट की बात कर रहे हैं, वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट जो हमारा होता है, ये होता है dV/dx है। तो dV क्या है, मीटर पर सेकंड है, और ये हमारा क्या है, मीटर है। कैंसिल करो, 1/सेकंड आ गया, मतलब 1/t आ गया। दैट मीन्स क्या, T-1। क्या देख रहे हो, क्या हमारा ये T-1 है, ये हमारा T-1 है। हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो होगा इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 3 देख लिया यहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटीज हैव सेम डायमेंशन। निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि का डायमेंशन सेम है। क्या देखा, सी इसका आंसर होगा। इस टाइप का क्वेश्चन जो होता है काफ़ी पूछा जाता है। एनडीए में ऐसे क्वेश्चंस की भरमार होती है। आज तक का रिकॉर्ड, प्रीवियस 10 ईयर्स का क्वेश्चन देखो, समझ में आएगा। ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम जाते हैं इसी में। ठीक है, तो समझ गया होगा, नोट कर दो। क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 4 की बात करेंगे तो चौथा नंबर में फिर थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 4। चलो एक क्वेश्चन फिर हम डायमेंशन पे ही देते हैं तुमको, कि डायमेंशन ऑफ गैस कांस्टेंट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डायमेंशन ऑफ गैस कांस्टेंट की बात करते हैं, कि डायमेंशन ऑफ गैस कांस्टेंट इज विच ऑफ द फॉलोइंग तुमको दे देगा, दे दिया ऐसा। तो पहले अब तुमको गैस कांस्टेंट के बारे में जानना पड़ेगा, तब जाके बना पाएंगे। तो 1 मोल ऑफ गैस के लिए होता है PV = nRT, समझ रहे हो। और यहाँ पे गैस कांस्टेंट, P क्या है, प्रेशर है। V क्या है, वॉल्यूम है। P को यहाँ क्या लिखते हो, P हमारा यहाँ पे प्रेशर है। V हमारा क्या है, V हमारा वॉल्यूम है। और N क्या है, N नंबर ऑफ मोल्स है, मोलों की संख्या, नंबर ऑफ मोल्स की बात करते हैं। T क्या है, हमारा एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, तुमको निकालना है किसका, R का। यहाँ से R जाएंगे तो क्या होगा, PV/T की बात, N गुना T करो, PV N गुना, क्योंकि मोल है तो मोल लिखना पड़ेगा, छोड़ना नहीं, N मोल्स। तो P प्रेशर है हमारा। एक चीज़ याद रखना कि प्रेशर को हम लोग क्या कहते हैं, फोर्स/एरिया बोलते हैं। तो फोर्स/एरिया का डायरेक्ट डायमेंशन लिख दो, या तुम जो लिख दो। तो फोर्स/एरिया है तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं हमारा mLT-2। ये mLT-2 एरिया का L² दे दो, कैंसिल करो, ये हो गया mL-1T-2। तो इसका लिख दो प्रेशर का। प्रेशर का क्या होगा, mL-1T-2। ये हमारा वॉल्यूम है। भी क्या देखो, वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम का क्या होता है, L³ होता है। यहाँ पे डालो L³। ये N नंबर ऑफ मोल्स है, तो यहाँ पे मोल लिखना पड़ेगा। एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, टेम्परेचर का केल्विन या K होता है या थीटा होता है। कहीं पे K लिखा रहता है, कहीं पे थीटा लिखा रहता है। तुम यहाँ पे देखना, T को कहीं K लिखते हैं या कहीं कहीं इसको थीटा लिखते हैं, दोनों लिखा जाता है। ये टेम्परेचर, तो इसको आगे बढ़ो, ये देख लो। यहाँ पे हमारा होगा mL-1, L³ हो गया तो L² हो गया, T-2 हो गया, K-1 हो गया, मोल-1 हो गया। ध्यान देना, यहाँ हमारा m है, L³ L-1 L² हो गया, T-2 हो गया, ऊपर गया K-1 हो गया, मोल-1 हो गया। ये हमारा गैस कांस्टेंट का डायमेंशन है। क्लियर, याद रखना इंपॉर्टेंट है। ये सब सारे के सारे क्वेश्चन जो भी बता रहे हैं उसको ध्यान से देखना। एक और इसी में क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5,
कोई भी चीज़ तुमको दे दिया कि निम्नलिखित में से किसका डायमेंशन फ्रीक्वेंसी के डायमेंशन के बराबर है। विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी हैव द सेम डायमेंशन देन दैट ऑफ फ्रीक्वेंसी। निम्नलिखित में से किसका डायमेंशन फ्रीक्वेंसी के डायमेंशन के बराबर है। यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी, विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी, विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी have the same dimensions of has the same dimension या है द डायमेंशन या सेम लिख दो, है द सेम डायमेंशंस ऑफ फ्रीक्वेंसी। देखना निम्नलिखित में से किस फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन फ्रीक्वेंसी के डायमेंशन के बराबर है। इस टाइप का क्वेश्चन हमने क्या कहा कि विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी हैज़ द सेम डायमेंशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। निम्नलिखित में से किस फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन फ्रीक्वेंसी के डायमेंशन के बराबर है। मान लो यहाँ पे ए हम दे रहे हैं, टाइम पीरियड दे रहे हैं, हमारा ऑप्शन यहाँ पे है ए टाइम पीरियड, ठीक है। बी हमारा ऑप्शन है टेम्परेचर ग्रेडियंट, डी हमारा क्या है टेम्परेचर ग्रेडियंट, लेकिन इस सबको जानना पड़ेगा तुमको तभी बना पाओगे। सी हमारा है वेलोसिटी ग्रेडियंट, सी क्या है वेलोसिटी ग्रेडियंट। अच्छा, फिर हमें डी की बात करते हैं। डी हमारा कह रहा है इंडक्टेंस या कुछ भी कैपेसिटेंस, कुछ भी दे दिया कैपेसिटेंस। अब ये देखने का ये मतलब है कि डिट्टो क्वेश्चन मान लो कि नहीं, लेकिन इस नेचर का क्वेश्चन, ऐसे नेचर का क्वेश्चन देख लो। हमने कहा कि विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी हैज द सेम डायमेंशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। पहले फ्रीक्वेंसी को देखें कि किस फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन फ्रीक्वेंसी के डायमेंशन के बराबर है। तो पहले फ्रीक्वेंसी के डायमेंशन की बात करते हैं तो t-1 होता है। अब इसमें से देखना पड़ेगा किसका t-1 है। तो टाइम पीरियड तो t होता है, टाइम पीरियड का डायमेंशन क्या होता है t होता है। टेम्परेचर ग्रेडियंट, टेम्परेचर ग्रेडियंट हम कहते हैं dt/dx। टेम्परेचर ग्रेडियंट को क्या बोलते हैं dt/dx। जब भी एक चीज़ और गांठ बांध लो मन में कि ग्रेडियंट वर्ड जैसे ही आएगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्रेडियंट को प्रवणता बोलते हैं, ताप प्रवणता हिंदी में, यदि हिंदी वाले हो तो ताप प्रवणता। तो टेम्परेचर ग्रेडियंट पर यूनिट डिस्टेंस, जब भी ग्रेडियंट की बात करेंगे तो उसको बटा डिस्टेंस लगा देना। कहीं भी देखो वेलोसिटी ग्रेडियंट dv/dx कर दो, टेम्परेचर ग्रेडियंट dt/dx कर दो, कुछ भी कोई भी ग्रेडियंट वर्ड आए, प्रवणता शब्द आए तो क्या करोगे बटा dx कर देंगे। तो यहाँ पे बटा dx। टेम्परेचर का केल्विन होता है तो केल्विन पर मीटर होगा, तो केल्विन K-L-1 ये नहीं हुआ तुम्हारा, फ्रीक्वेंसी नहीं हो पाया, फ्रीक्वेंसी का t-1। वेलोसिटी ग्रेडियंट पे चलो, तो फिर ग्रेडियंट की बात हमने की तो वेलोसिटी ग्रेडियंट हमारा dv/dx होता है। क्लियर। तो dv क्या होता है मीटर पर सेकेंड, तो LT-1 कर दो। और फिर dx क्या होता है डिस्टेंस है तो l कर दो, कहानी खत्म। t-1 आ गया क्या, तो इसका मतलब हमारा सी जो ऑप्शन इसका है ये सही है कि किस फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन फ्रीक्वेंसी के डायमेंशन के बराबर है। इस टाइप के क्वेश्चंस की बात करेंगे तो हमारा ये आंसर आएगा। क्लियर है, चलो क्लियर है। तो इस टाइप का याद रखना कि ऐसे क्वेश्चंस को टेक्निकली पढ़ लेना है। अभी जो मैंने तुमको 5 क्वेश्चन दिया तो 5 क्वेश्चन को टेक्निकली पढ़ना है ताकि इससे क्वेश्चन छूटे ना पाए। कोई भी पार्ट यदि ये पूछा जाता है, किसी बच्चे कोई पूछता है कि सर किससे ज़्यादा आता है क्वेश्चन, किस चैप्टर से ज़्यादा आता है, ये थोड़ा कहना मुश्किल होता है कि किस चैप्टर से ज़्यादा होता है, वेरिएशन होते रहता है। वैसे प्रीवियस देख रहे हैं कि 12 से क्वेश्चन की संख्या कुछ ज़्यादा देख रहे हैं, हाँ 60-40 का रेशियो देख रहे हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, कभी भी पैटर्न बदल देगा। पैटर्न बदलने से मतलब है क्वेश्चन की संख्या में आगे पीछे किया जा सकता है, उसमें हम लोग आप लोग कुछ कर नहीं सकते। इसलिए हम लोगों का एम क्या होना चाहिए कि थोड़ोली एक बार हम पढ़ जाएं पूरा का पूरा, और मेरी भरपूर कोशिश रहेगी कि हम मैक्सिमम जो क्वेश्चंस का पैटर्न है उस पैटर्न को हम लोग फॉलो करेंगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन 6 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6,
क्वेश्चन 6 पे आ जाओ। देखो क्वेश्चन नंबर 6। अब इस क्वेश्चन में यूनिट डायमेंशन के रिस्पेक्ट में ही कुछ मान लो इस टाइप का क्वेश्चन दे दे, आया नहीं है लेकिन पढ़ना चाहिए इसे क्वेश्चन को, टेक्निकल क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि यदि फोर्स, वेलोसिटी और टाइम को फंडामेंटल यूनिट मान लें तो एक्सलेरेशन का या मास का या एनर्जी का डायमेंशन क्या होगा, इस टाइप का लिखते हैं कि इफ़ फोर्स एफ, वेलोसिटी v एंड टाइम t be taken as fundamental unit या quantity be taken as fundamental quantity, then find dimension of mass। इस टाइप का क्वेश्चन, फाइंड डायमेंशन ऑफ मास। मास का डायमेंशन क्या है? हमने कहा कि फोर्स, वेलोसिटी और टाइम को यदि हम फंडामेंटल क्वांटिटी मान लें तो जब भी फंडामेंटल क्वांटिटी ना माना जाएगा ना तो डायमेंशन उसी टर्म में होगा जिसको फंडामेंटल माना जाए। या फंडामेंटल क्या क्या आपका है? फंडामेंटल फोर्स को माना है, फंडामेंटल किसको माना? फंडामेंटल वेलोसिटी को माना। फंडामेंटल किसको माना? फंडामेंटल टाइम को माना, यही माना है। तो यहाँ पे कह रहा है कि मास का डायमेंशन क्या है, ये पूछ रहा है। तब अपना आईक्यू लगाना है, अपनी बुद्धि लगानी है कि हम लोग कैसे बनाएंगे। तो दिमाग लगा इसमें कि जहाँ फोर्स हो, टाइम हो, वेलोसिटी हो, मास की बात आ रही है तो दिमाग में एक बार तो हॉन्ट ज़रूर करता है कि आप बराबर एम ए की बात कर दें। हम लोग कहने का ये मतलब है कि यदि हम ऐसा कह दें कि एफ बराबर एम ए तो मास तो आ गया हमारा। मास की बात करेंगे तो हमारा क्या होगा? एफ बटा ए। बोलोगे सर ए आ गया, ए कहाँ है? बता रहे तो भी ए हमारा क्या चेंज इन वेलोसिटी बटा टाइम होता है, क्या ये पता है आपको? ये हमारा एक्सलेरेशन डी वी बटा डी टी होता है। तो इस पार्ट को यदि हम ऐसे लिख दें, यहाँ पे फोर्स को एफ बटा डेल्टा वी बटा डेल्टा टी, तो शायद अब आ रहा है, इसलिए आ रहा है कि एफ है, भी को ये भी लिया है, ये भी लिख दो, इस टी को टी लिया, ये लिख दो, इस टी को ऊपर कर दो, ये एफ टी बटा भी हुआ, और ये हमारा फाइनली एफ टी भी माइनस 1 हमारा आंसर आ गया। क्लियर हुआ? इस टाइप का यदि क्वेश्चन की बात आती है तो हम इसको ऐसे इम्प्लीमेंट करेंगे। एक बार फिर सुनो, हमने कहा फोर्स, वेलोसिटी और टाइम यदि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को फंडामेंटल माना जाएगा तो जब भी डायमेंशन कोई दिया हुआ है कि उसका डायमेंशन निकालना है तो उसी टर्म में निकालेंगे जो फंडामेंटल यूनिट है। यहाँ फंडामेंटल क्या माना गया? फोर्स को माना गया, वेलोसिटी को माना गया, टाइम को माना गया। ठीक है, तो मास का डायमेंशन पूछ रहा है, तो मास के डायमेंशन की बात करेंगे तो हम फोर्स, वेलोसिटी, टाइम पे जाते हैं। तो अपना आईक्यू लगाओ, अपना इंटेलिजेंस लगाओ, थोड़ा सा देखना पड़ेगा। एफ बराबर क्या होता है? एम ए। एम बराबर क्या होगा? एफ बटा ए। लेकिन ए का क्या फॉर्मूला है? डेल्टा वी बटा डेल्टा टी। कहानी बन गई, डेल्टा वी बटा डेल्टा टी, तो भी को भी लिखेंगे, टी टी ऊपर लेके चल जाओ, एफ टी बी माइनस 1। क्लियर हुआ? चलो यही क्वेश्चन नंबर 6 ये पैटर्न। तो एक एरर का एक क्वेश्चन डाल देते हैं, एक एरर का छोटा सा क्वेश्चन जो पूछने की भरपूर संभावना बनती है, देख लेते हैं उसको। चलो क्वेश्चन 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखो यहाँ, देखो तो यहाँ पे बोलेगा कि इफ़ परसेंटेज एरर इन द रेडियस ऑफ ए स्फीयर बी 0.2%, तो फाइंड परसेंटेज एरर in the measurement of volume of a sphere।
in the measurement of volume of sphere। यह हमारा क्या है, हमने यहाँ कहा कि यदि किसी गोला स्फीयर के रेडियस में परसेंटेज एरर 0.2%, यदि किसी गोले की त्रिज्या में या गोले के स्फीयर के रेडियस में परसेंटेज एरर 0.2% है तो वॉल्यूम क्या हो। सिंपल सा फार्मूला इसका है, उस फार्मूला को देख लो। एक फार्मूला हमारा जैसे कि पावर के रिस्पेक्ट में ऐसा लिखते हैं, याद रखना इस चीज़ को, एक्स ए एम, तो ये होता है डेल्टा एक्स बटा एक्स इक्वल टू एम डेल्टा ए बटा ए। क्लियर। इसको एक काम करो, डेल्टा एक्स बाय एक्स इंटू 100% करो, ये हो जाएगा एम डेल्टा ए बटा ए गुना 100%। फिर देखो ये जो पार्ट है ना, ये परसेंटेज एरर इन एक्स, इसको क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे कि परसेंटेज एरर इन एक्स पढ़ेंगे। इसको क्या पढ़ोगे, इसको पढ़ेंगे परसेंटेज एरर इन ए, परसेंटेज एरर इन ए। अब यहीं से हम आगे बढ़ते हैं, ध्यान देना है। ये हमारा इसका कंसेप्ट हुआ, कैसे बनता है। तो हमारा वॉल्यूम की बात है तो स्फीयर का वॉल्यूम जो होता है, स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 πr³ होता है। बात समझ रहे हो, ये तो हमारा कांस्टेंट है। 4/3 पाई क्या है, कांस्टेंट हो। तो भी को किससे देख रहे हैं, एक्स को किससे देख रहे थे, एम को। भी यहाँ पे बराबर नहीं कर रहे, लेकिन याद रखना इससे इम्प्लीमेंट करें, एक्स ए एम है, भी r³ है। तो डेल्टा एक्स बाय एक्स परसेंट पे डायरेक्ट पहुँचते हैं, तो डेल्टा भी बटा भी इंटू 100% करते हैं। तो हमारा वॉल्यूम में परसेंटेज देख रहे हो, परसेंटेज एरर इन एक्स, परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम। यहाँ चलेंगे 3 डेल्टा आर बाय आर इंटू 100%। ये किसका हो गया, परसेंटेज एरर इन रेडियस। क्या ये तुमको दिया हुआ है, इसको क्या पढ़ेंगे, परसेंटेज एरर इन रेडियस। इसको क्या पढ़ेंगे, परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम। वॉल्यूम में प्रतिशत त्रुटि और रेडियस में परसेंटेज एरर या त्रुटि। तो ये निकालना था, देख लो, वॉल्यूम ऑफ परसेंटेज एरर इन द वॉल्यूम। वॉल्यूम में परसेंटेज एरर निकालना है तो 3 इंटू रेडियस में कितना दिया हुआ है, रेडियस में तुम्हारा 0.2% दिया हुआ है। तो बना लो इसको, क्या होगा 0.6% हमारा परसेंटेज एरर वॉल्यूम में हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर है। फिर से देखो एक बार, हमारा x बराबर क्या है, a पर पावर m। तो सीधा से इसका परसेंटेज एरर डायरेक्ट निकालो। ये फंडामेंटल फार्मूला है जो कि एरर में आता है। तो डेल्टा एक्स बाय एक्स इंटू 100%, डेल्टा ए बाय इंटू 100%, ये परसेंटेज एरर इन एक्स, परसेंटेज एरर इन ए, इसी आधार पे बना दिया। भी r³ है, बराबर r³ नहीं किया है, कि इस रूल को फॉलो किया यहाँ पे, इस रूल को देख लो, इसको हमने फॉलो किया है। तो इसको डेल्टा भी बाय भी इंटू 100% क्या, 3 डेल्टा आर बाय आर इंटू 100% क्या, ये रेडियस का परसेंटेज एरर है, लिख दिया, आंसर आ गया। क्लियर है। चलो अब यूनिट और डायमेंशन में इससे ज़्यादा ताक झांक नहीं करनी है, इससे ज़्यादा इसमें कोई कुछ नहीं आगे करना है। इतना हम इसी रेस्पेक्ट में इसी टाइप से इसको हम देख के जाएंगे, इनफ हो जाएगा। तो हम थोड़ा सा वेक्टर एनालिसिस की तरफ निकलते हैं, उसमें क्वेश्चंस की बात करते हैं, उसमें वेरिएशन बहुत ज़्यादा है वेक्टर एनालिसिस में, उसको देखते हैं। इसको नोट करना है, इसको देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे, 8 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। ये जो तुम्हारा क्वेश्चन 8 होगा ना, अब वेक्टर से हम दे रहे हैं। वेक्टर में देखो 2-3 चीज़ें आती हैं, 2-3 चीज़ें वेक्टर में। यदि क्वेश्चन के पैटर्न की बात करें तो ये पूछोगे कि सर कितने नंबर्स के क्वेश्चन वेक्टर से रहते हैं, वेक्टर से क्या कितने के क्वेश्चंस आते हैं, मुश्किल है करना। बार बार बोल रहे हैं, किसी चैप्टर के बारे में डिक्लेयर करना कि इससे इतना ही क्वेश्चन आएगा, ये सरासर गलती है, बेईमानी, नहीं कर सकते। लेकिन हाँ पैटर्न बोल सकते हैं कि व्हाट विल बी द पैटर्न ऑफ, या व्हाट इज़ द पैटर्न ऑफ वेक्टर एनालिसिस। वेक्टर एनालिसिस का पैटर्न क्या है, उसको हम लोगों को देखना है। तो सबसे पहली बात है कि जैसे
इसमें कुछ यूनिक टाइप का, जैसे टेंसर यहाँ पे लिखेंगे, टेंसर क्या है। तो पहले क्वेश्चन यहाँ पे एक डालते हैं, हम उसी आधार पे हम चर्चा करेंगे। लिखेगा यहाँ पे स्ट्रेस इज दे दिया, पहला यहाँ पे वेक्टर लिख दिया, दूसरा स्केलर लिख दिया, तीसरा टेंसर लिख दिया, चौथा नन ऑफ दीज दे दिया, नन ऑफ दीज, ऐसा क्वेश्चन दे दिया। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ ऐसे फिजिकल क्वांटिटी होते हैं, देखो ध्यान से, ऐसा वेक्टर क्वांटिटी जिसका डायरेक्शन है मैग्नीट्यूड है, कोई फिजिकल क्वांटिटी जिसका डायरेक्शन है मैग्नीट्यूड है, वो जरूरी नहीं कि वेक्टर है। या जो ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जो स्केलर को भी सिग्निफाई नहीं करता है और वेक्टर को भी नहीं करता है, तो ऐसे फिजिकल क्वांटिटी को हम टेंसर कहते हैं। स्केलर का एक सर्टेन मैग्नीट्यूड होता है, याद रखना इस चीज़ को। हमने कहा कि दोज फिजिकल क्वांटिटीज हैविंग मैग्नीट्यूड डायरेक्शन मे नॉट बी वेक्टर, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसको मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन है, वो वेक्टर नहीं भी हो सकता है, तो वेक्टर वो नहीं है। फिर हम बोलते हैं कि कोई स्केलर भी है, तो कंप्लीटली स्केलर को भी सिग्निफाई नहीं करता है, डिफरेंट वैल्यू आ जा रहा है। स्ट्रेस के साथ यही बात है, तो सीधा याद रखना कि यहाँ स्ट्रेस हमारा कौन सी क्वांटिटी है, स्ट्रेस हमारा टेंसर, इस टाइप का क्वेश्चन। अगली बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 इसकी बात कर, सीधा कहेगा कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, ऐसा दे दिया यहाँ पे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा कथन सही है। पहला देगा वेक्टर एडिशन, समझना, सदिश योग, ओबेज कम्यूटेटिव लॉ। वेक्टर एडिशन कम्यूटेटिव लॉ का पालन करता है, कम्यूटेटिव लॉ, वेक्टर एडिशन ओबेज कम्यूटेटिव लॉ। दूसरा दे दिया तुमको इसी में, ये 9 नंबर क्वेश्चन है। बी दे देते हैं वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन ओबेज एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, तीसरा दे दिया वेक्टर सब्ट्रैक्शन, ट्रैक्शन ओबे एसोसिएटिव लॉ, सहचर्य नियम। ठीक है, और फिर चौथा दे दिया तुमको वेक्टर डिवीजन ओबे कम्यूटेटिव लॉ। इस टाइप का तुमको क्वेश्चन डाल दिया। देखना ध्यान से। अब यहाँ देखा टिक द करेक्ट चॉइस। करेक्ट चॉइस को टिक करो। ए दे दिया यहाँ पे, यहाँ पहला नंबर दिया तुमको कि ओनली सी, केवल सी। दूसरा दे दिया ए एंड बी। तीसरा दे दिया बी एंड सी, और चौथा दे दिया नन ऑफ दिस। यहाँ दे दिया इनमें से कोई नहीं। तो सीधी सी बात है यहाँ पे, तुमको अब जब ये लॉ जानेंगे तभी ऐसे क्वेश्चन को बना पाएंगे हम। एनालिटिकल क्वेश्चन होता है।
हमने कहा वेक्टर एडिशन ऑबेज कम्यूटेटिव लॉ। तो तुम शायद ये पढ़ा है कि a प्लस बी बराबर b प्लस ए, पढ़ा होगा इसको। ये तो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता ही, कन्फर्मली करता है। फिर कह रहा कि वेक्टर एडिशन ऑबेज एसोसिएटिव लॉ, शायद ये भी पढ़ा है, और ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट, ये इजीली जानता होगा। a प्लस बी प्लस सी लिख सकते हैं, a प्लस बी प्लस सी, कन्फर्म, ये भी तो होता है। तीसरा कह रहा कि वेक्टर सब्ट्रैक्शन ऑबेज एसोसिएटिव लॉ, सब्ट्रैक्शन तो नहीं कर सकता है कि a माइनस बी को b माइनस ए हम नहीं लिख सकते। a माइनस बी वेक्टर a माइनस वेक्टर b, क्या वेक्टर b माइनस वेक्टर a कभी हो सकता है? नहीं हो सकता, तो ये हमारा नहीं होगा। फिर कह रहे वेक्टर डिवीजन, तो वेक्टर में डिवीजन तो होता ही नहीं है। जैसे ही वेक्टर डिवीजन की बात करें तो वेक्टर में डिवीजन तो होता ही नहीं है। वेक्टर के लिए डिवीजन या भाग उसके लिए वैलिड है ही नहीं, ये तो 100% गलत हो गया। तो रहा क्या हमारा, एक और दो रहा, तो खोजो यहाँ पे, ए और बी है, तो हमारा ऑप्शन 2 होगा। इसका कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन 2। इसको देख लीजिए एक बार, ध्यान से देखो, नोट करो। चलो, क्वेश्चन नंबर 10 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 10 एक थोड़ा सा पीछे मुड़ना चाह रहे हैं कि एक सिंपल सा कभी कभी दे देता है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वो एनी डायमेंशन है, उसको एक बार फिर हम यहाँ पे डालते हैं, फिर वेक्टर की बात करते हैं। यहाँ सीधा है, ये पूछता रहता है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें कि लाइट ईयर इज़ द यूनिट ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाइट ईयर इज़ द यूनिट ऑफ, पहला दे दिया, ए नंबर में दे तुम्हारा टाइम, और बी में तुम्हारा दे दिया डिस्टेंस, सी में तुम्हारा दे दिया ल्यूमिनस इंटेंसिटी कर दिया, और डी नंबर तुम्हारा दे दिया नन ऑफ दिस। इस टाइप का क्वेश्चन, नन ऑफ दिस। तो लाइट ईयर तो कन्फर्मली हमारा क्या है, डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। लाइट के द्वारा 1 साल में जो डिस्टेंस तय किया जाता है उसको हम लोग लाइट ईयर कहते हैं। डिस्टेंस का यूनिट है, किसका यूनिट है? कन्फर्मली, बहुत इंपॉर्टेंट, लाइट ईयर किसका यूनिट है? डिस्टेंस का। और एक चीज़ इन्फॉर्मेशन ले लो कि एक लाइट ईयर जो होता है ना, एक लाइट ईयर ये होता है हमारा 9.46 गुना 10⁻12 किलोमीटर। इसको मीटर में यदि चेंज करेंगे ना तो 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, 1 किलोमीटर 1000 मीटर के बराबर होता है। और इसको एकदम रट्टा मारो, ये बहुत इम्पोर्टेंट, ठीक है, याद आ गया था, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो फिर से हम उधर ही मुड़ते हैं वेक्टर की तरफ। ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 10 था, क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 में उधर हमने अभी क्या बताया था कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो देखा। अब क्वेश्चन नंबर 11 में कुछ प्रॉपर्टी से संबंधित क्वेश्चंस, कुछ न्यूमेरिकल्स, जैसे कॉमन क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर देते हैं। इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है तुम्हारा कि इफ़ ए प्लस बी, ध्यान देना, ए प्लस बी इक्वल टू मोड ए प्लस मोड बी, एंगल बिटवीन ए एंड बी, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज, पहला दे रहा तुम्हारा 90 डिग्री, दूसरा तुम्हारा दे रहा है 120 डिग्री, तीसरा दे रहा है 0 डिग्री, और चौथा दे रहा है 60 डिग्री। समझना यहाँ। तो इस टाइप का यदि क्वेश्चन हमारा है, इस क्वेश्चन को कैसे फॉलो करेंगे? मोड वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ये होता है मोड ए
तुम्हारा गिवन है प्लस मोड बी, ये तो रिजल्टेंट है ना। ए प्लस बी क्या है, ए और बी दो वेक्टर हो तो ए प्लस बी रिजल्टेंट होता है, तो इसको हम लोग क्या लिख देंगे, आर लिख देंगे, ये हम ए प्लस बी लिख देंगे, क्योंकि मॉडुलस ऑफ वेक्टर गिव्स स्केलर ए प्लस बी नहीं। अब तुम ये भी जानते हो कि आर का मैक्सिमम वैल्यू है, ये पता होगा कि कैसा वैल्यू है मैक्सिमम। मैक्सिमम कब होता है, जब थीटा 0 होता है, क्योंकि हमारा रिजल्टेंट होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ध्यान देना यार, यदि हमारा वेक्टर ए पैरेलल वेक्टर बी हो तो थीटा कितना होगा, 0 डिग्री। रिजल्टेंट की बात आती है तो फार्मूला क्या होता है हमारा, फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 0। फिर चलो यहाँ पे हमारा हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, क्योंकि हमारा ये 0 1 होता है। फिर आगे बढ़ो, ये हमारा हो गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर, बाहर निकालो तो मोड ए प्लस बी आ गया। बात समझ में आई, ए प्लस बी लिख दो। देखा इसको, आर मैक्स, ये मैक्सिमम वैल्यू है किस स्थिति में, थीटा जब 0 होता है। यहाँ पे देखना तो ये आर जो हमारा हो गया ना, ये हमारा क्या होगा, ए प्लस बी आ गया हमारा। तो ये ए प्लस बी देख रहे हो, ये हमारा एंगल क्या हो गया, ये हमारा एंगल सी हो गया। यदि हमारा मोड वेक्टर ए प्लस बी, मोड ए प्लस मोड बी की बात करें तो ए और बी के बीच के एंगल की बात कर देंगे तो क्या एंगल हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। क्योंकि हमारा जब हमारा ए प्लस बी हो तो ये मैक्सिमम होता है, जब मैक्सिमम होता है तो थीटा कितना होता है, 0 डिग्री। दे आर पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। ये ट्रायंगल ऑफ वेक्टर की बात है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करो। यहाँ दे देगा तुमको कि इफ़ ए डॉट बी 0, यदि ए डॉट बी हमारा 0, then the true statement is, यदि हमारा ए डॉट बी 0 हो तो ट्रू स्टेटमेंट है। पहला यहाँ पे दे रहा है वेक्टर ए परपेंडिकुलर वेक्टर बी, दूसरा दे रहा है हमारा वेक्टर ए पैरेलल वेक्टर बी, तीसरा दे रहा है वेक्टर ए एंड वेक्टर बी और एंटी पैरेलल, ठीक है। और चौथा दे रहा है वेक्टर ए बराबर वेक्टर बी। ये कंडीशन तुम्हारे पास। ए डॉट बी हमारा 0 है तो ए और बी के भी कौन स्टेटमेंट सही है हमारा, पहले ये बताओ कि हम ए डॉट बी लिख रहे हैं, हमारा फार्मूला होता है ए बी कॉस थीटा, पता है। तो ये परपेंडिकुलर बोल रहा है, जब परपेंडिकुलर बोल रहा है तो ए और बी के बीच का एंगल क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। यहाँ पे क्या लिखिएगा, कॉस 90। कॉस 90 का मान 0 होता है, तो 0 होता है तो ओवरऑल ए डॉट बी क्या होगा, तो ए डॉट बी एक चीज़ देखना, यहाँ पे 0 यदि होता है तो हमारा क्या हो जाएगा, ये 0, ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा तो हमारा 0 होगा। ए डॉट बी 0 है यहाँ पे, तो हमारा वैल्यू क्या होगा, ए परपेंडिकुलर बी। फिर से ध्यान देना, ए डॉट बी हमारा 0 है, इसको मत लिखो तुम, ऐसे लिखो ए डॉट बी 0 दिया हुआ है, ए डॉट बी क्या दिया हुआ है, 0। तो ए डॉट बी का फॉर्मूला, ये तुमको कंडीशन दिया हुआ है, तो ए डॉट बी 0 है तो इसको लिखते हैं हम लोग ए बी कॉस थीटा बराबर क्या, 0। यहाँ कॉस थीटा क्या आएगा, 0। तो थीटा कितना होगा, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री का मतलब हुआ कि वेक्टर ए किसका परपेंडिकुलर, वेक्टर बी का। तो ऑप्शन है, इस ढंग से इसको लिखना, वैसे नहीं लिखना। ये हमारा इसका एक्सप्लेनेशन है, इसको देख लो। क्लियर, चलो अब हम लोग क्वेश्चन 13 की बात कर रहे हैं, 13 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन 13, डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, द डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट is given by पहला राइट हैंड स्क्रू रूल,
बी दूसरा नंबर, राइट हैंड थंब रूल, सी दे दिया, बोथ ऑफ एबव, और डी दे दिया तुमको नन ऑफ दिस। समझना इसको। क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन किससे दिया जाता है? रट्टा मार दो इसको, इसमें एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट याद कर जाओ। इसमें हमारा इससे भी दिया जाता है, इससे भी दिया जाता है, तो बोथ ऑफ एबव हो जाएगा। उसके तरीका क्या है? तो बहुत सारे तरीके हैं उसमें। क्रॉस प्रोडक्ट हम यहाँ पे राइट हैंड थंब रूल इस ढंग से करते हैं, इस ढंग से देखना ध्यान से आप। ये हमारा, इसको हम राइट हैंड स्क्रू रूल, दाएं हाथ का पैच का नियम, इस ढंग से देखना। ये कर रहे हैं, नज़र देना यहाँ, ये क्रॉस, फिर इसको ऊपर कर रहे हैं, ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। देखो यहाँ पे क्लॉकवाइज कर रहे हैं, क्लॉकवाइज करो, क्या देख रहे हो? पेज कस रहा है। एंटी क्लॉक करो, एंटी क्लॉकवाइज करो तो क्या देख रहे हो? ये हमारा ऊपर वाला दैट इज जो खुल रहा है। ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। इसी आधार पे राइट हैंड स्क्रू रूल, थंब रूल, फिर ये वाला थंब रूल होता है कि जब इसको ये इस ढंग से एंटी क्लॉक करेंगे तो ये परपेंडिकुलर, देख लो, यूनिट वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ एंड बी। यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर थे, जब से ये क्या है, ये हमारा ऐसे करते हैं, ये एंटी क्लॉक है, ऐसे करेंगे तो ये क्लॉक होगा। एंटी क्लॉक है तो क्या देख लो, ये अंदर गया परपेंडिकुलर, ये किए तो ये बाहर आया। ये देखो ऐसे किया, इस ढंग से किया, ये क्या है हमारा क्लॉकवाइज है, क्या देख रहे हो? परपेंडिकुलर। ये हमारा देखो एंटी क्लॉक है, इस ढंग से ऐसे का एंटी क्लॉक इधर जाएगा। तो सीधा से याद रखना, वहाँ पे ज़्यादा एक्सप्लेनेटरी नहीं करना है, सीधा से याद रखना कि क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन हमारा राइट हैंड स्क्रू रूल और लेफ्ट हैंड ये और राइट हैंड थंब रूल दोनों से दिया जाता है। याद कर जाओ इसको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 थोड़ा सा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट गिव द रिजल्टेंट ऑफ 2 न्यूटन। निम्नलिखित में से कौन 2 न्यूटन रिजल्टेंट कभी नहीं दे सकता? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग will not give the resultant of 2 Newton। निम्नलिखित में से कौन, which of the following will not give the resultant of 2 Newton। निम्नलिखित में कौन 2 न्यूटन का रिजल्टेंट नहीं देगा? पहला देख लिख लें, 1 न्यूटन, 1 न्यूटन दे रहे हैं, न्यूटन है हमारा। दूसरा दे रहे हैं 2 न्यूटन, 1 न्यूटन दे रहे हैं। तीसरा दे रहे हैं 3 न्यूटन, यहाँ 2 न्यूटन दे रहे हैं। चौथा दे रहे हैं 4 न्यूटन और यहाँ 7 न्यूटन दे रहे हैं। नज़र देना है, एक तरीका देखना, इसका होता है हमारा a माइनस बी लेस देन a प्लस बी। ये नज़र देना, यहाँ पे मैग्नीट्यूड होता है। तो इसको घटाओ, a माइनस बी 0, a बनो b बनो तो a माइनस बी 0, a प्लस बी 2, तो 0 से 2 हो गया ना। 0 से 2 मतलब 2 दे रहा है। फिर से ध्यान देना, ये इसका फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है, ये हमारा इसी आधार पे बनेगा। इसको समझ लेना है, देख लेना है, याद कर देना है। ये मिनिमम है, ये मैक्सिमम है, तो रिजल्टेंट का वैल्यू मिनिमम से मैक्सिमम तक होता है। याद रखना, कहाँ से कहाँ तक, मिनिमम से मैक्सिमम। तो इसका मिनिमम क्या होगा, 0 होगा, मैक्सिमम क्या होगा, जोड़ दो तो 2 होगा। तो 0 से 2 हो गया, या 0 लेस आर 2 आ गया, 0 से 2, 0 1 2, 2 नहीं देगा लेकिन 2 दे दे। याद रखना, a माइनस बी 1 हुआ, लेस देन आर, a प्लस बी 3, कहाँ से कहाँ, 1 से 3, 1 से 3 का मतलब क्या है कि हमारा 1 2 3 आ गया, ये भी नहीं होगा। 2 3 से 2, a माइनस बी करो, a माइनस बी करो तो क्या होगा, 1 होगा, रिजल्टेंट हुआ। और 3 प्लस 2 क्या होगा, 5 होगा, a प्लस बी। 1 से लेके 5 तक सब होगा, 1 2 3 4 5, तो 2 भी आ गया ना। इसकी बात करो, इसमें a माइनस बी। अब यह लिखना, बोलोगे कि सर ये तो माइनस आ रहा है। जी नहीं, माइनस नहीं आ रहा, मैग्नीट्यूड है। तो इसको क्या लिखोगे, 3 लिखेंगे,
फिर लेस देन आर लिखेंगे, ऐड कर दो, 7 जोड़ 4 कितना होता है 11। 3 से लेके 11 तक 2 नहीं आया, इसमें 2 नहीं आया तो ऑप्शन क्या हो गया हमारा, ऑप्शन इसका डी हो गया। क्लियर है, क्लियर है। ये सीधा सा हमारा ये फंडामेंटल हमारा है, ये इसका एक्सप्लेनेशन है। तो मिनिमम से लेके कहाँ तक वैल्यू, किसी भी वेक्टर के रिजल्टेंट की बात करेंगे तो वो मिनिमम से मैक्सिमम तक होता है। तो यही इसी आधार पे इसको हम बना लिए, और ये नेचर से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लो इसको। चलो आगे बढ़ते हैं, इसको देख लो, उतारो थोड़ा सा। लास्ट क्वेश्चन आज 15 नंबर दे रहे हैं, 15 को देखो। क्वेश्चन नंबर 15, लिखेगा इफ ए प्लस बी बराबर ए माइनस बी, फाइंड एंगल बिटवीन ए एंड बी इज, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज, पहला नंबर देना, ए में 0 डिग्री, बी दो 60 डिग्री, सी दो 90 डिग्री, डी दो 120 डिग्री। अब ये हमारा क्या है, ये हमारा सब्ट्रैक्शन है, ये एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है। ध्यान देना, ए प्लस बी ये क्या दिया हुआ है, मोड ए माइनस बी दिया हुआ है, मतलब एडिशन वेक्टर सब्ट्रैक्शन वेक्टर। तो इसका क्या होता है हमारा, इसका सीधा लिख लो, इसका होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। इसका लिख लो, ये क्या है, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर है, इसका होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। याद रखना कि जब हम ऐड करते हैं तो प्लस 2ab कॉस थीटा होता है, जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो माइनस 2ab कॉस थीटा होता है। स्क्वायरिंग बहुत सा साइज करो, या ऐसे भी देखो डायरेक्ट काट कुट देते हैं हम लोग, ख़त्म करो इसको, समाप्त होगी। तो यहाँ पे क्या देते हो, इधर आ जाएगा तो प्लस ये क्या होगा 4ab, तुम कर देना स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, 4ab कॉस थीटा तो 0। तो कॉस थीटा का वैल्यू कितना होगा यहाँ हमारा कॉस थीटा का वैल्यू 90 डिग्री, ये 0 हो गया। तो जब हम थीटा निकालते हैं तो कॉस 90, तो एंगल क्या हो गया 90। मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको हम लोग डॉट प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में भी बनाते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं है उतना झोल झाल लेके नहीं चलना है। ए प्लस बी क्या है, एडिशन, ए माइनस बी क्या है, सब्ट्रैक्शन। ए प्लस बी का रिजल्टेंट क्या होगा, रिजल्टेंट ही है, उसका और क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। माइनस वाला है तो सब्ट्रैक्शन है, तो जब सब्ट्रैक्शन की बात आए तो इतना याद रखना कि वहाँ प्लस 2ab कॉस थीटा था, उधर हमारा माइनस 2ab कॉस थीटा होगा। इसको निकाल लेंगे, 4ab 2 इधर आएगा, 2 + 2 4ab कॉस थीटा 0, कॉस थीटा 0, थीटा 90 डिग्री। आज यहाँ तक देख लो, 15 क्वेश्चन बताया, लगातार वीडियो डालेंगे कंटिन्यू 3 तारीख तक। 200 क्वेश्चन के आसपास हमने बोला है, बता देंगे। एकदम सीरियसली इसको देखो, और हमारी समझ से यदि इसको देख लेगा तो शायद एग्जाम में तुमको दिक्कत नहीं होगी। जो पढ़ा है ठीक है, उसको भी पढ़ते रहिए और इसको बनाइए, ठीक है। ऑल द बेस्ट, गुड डे।